प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3 काबुली वाला। इस पाठ का उद्देश्य है प्रस्तुत कथा में लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी छोटी सी पुत्री मिनी और एक काबुली वाले के बीच मार्मिक संबंध का वर्णन किया, जो मिनी को अपनी पुत्री मानकर उसे बहुत स्नेह करता है। ठीक है। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 ही साल लगाया हो, जिसके उसके बाद से जितनी देर तक वो जागती रहती है, उस समय का एक क्षण भी वह मौन में नष्ट नहीं करती। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बापूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। वो कुछ जानता नहीं है ना बापूजी। मेरे कुछ कहने से पहले उसने दूसरा प्रश्न छेड़ दिया। देखो बापूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है। जैसे बच्चों को हम बहला देते हैं तो इसी से वर्षा होती है। अच्छा बापूजी, भोला झूठ मूठ को बहुत बकता है ना, खाली बकबक किया करता है, रात दिन करता है। इसी विषय में मेरी राय के लिए जरा भी इंतजार न करके वो चक से बड़े नरम स्वर में जटिल प्रश्न कर पाए। बापूजी, माँ आपकी कौन लगती हैं? मैंने कहा मिनी तू जा, भोला के साथ खेल जाकर, मुझे भी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के खेल शुरू को। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाला मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वो भीतर की ओर चली। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल गईं आई। इधर काबुली वाले ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं होगा। कुछ सौदा खरीद लिया, उसके बाद इसे इधर उधर की बातें करने लगा। अंत में उठकर जाते समय उसने अपनी खिचड़ी भाषा में पूछा, बाबू साहब तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवाया। वो मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली वाले के मुंह और झोली की तरफ बड़ी संदिग्ध दृष्टि से देख रही थी, है ना। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने कुछ भी नहीं लिया और दोनों संदेह के साथ मेरे से चिपक। पहला परिचय इस तरह हो। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। देखा तो मेरी दुहिता दरवाजे के पास बेंच पर बैठी थी। दुहिता मतलब बेटी, है ना। बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ सब ध्यान से सुन रहा है। मिनी को अपनी 5 साल के जीवन की जानकारी में बापूजी के सिवाय ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही मिला हो। मालूम हुआ कि इस बीच में काबुली वाला रोज आया है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी प्रचलित है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी लड़की हंसती पूछेगी, काबुली वाला तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? रहमत हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। और एक सयान और एक बच्चे की सहज हंसी देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उनमें और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, नन्ही तू ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा। रहमत का अनुरोध वो साफ साफ नहीं समझ पाती थी, किंतु फिर भी किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टे वो रहमत से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंस। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ था, तभी सड़क पर एक बड़ा भारी हल्ला सुनाई दिया। देखा कि अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से लड़कों का झुंड चला रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और उससे पूछा कि क्या बात है। आदमी ने रहमत से एक चद्दर खरीदी थी, है ना। ठीक है। तो कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना
कि हमारे पड़ोस में जो है कोई लोग रहते हैं, उनमें से एक आदमी ने रहमत से चादर खरीदी थी। वो कुछ ना कुछ बेचने आता था। उसे कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें देने से वो नाट गया, मतलब उसने मना कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसको भोंक दिए। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर झोली नहीं थी। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? तो रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली वाले का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। मिनी की भी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे सखा के बाद एक सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां चुपने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बापूजी के कमरे में भी नहीं दिखाई देती थी। मेरा एक तरह से तो उसके साथ संबंध ही टूट गया। कितने ही साल बीत गए। हमारे घर में आज अंधेरे से ही शहनाई बज रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से बड़ा भारी झमेला है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे और न चेहरे पर पहले जैसा तेजी। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन में आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो जा, आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ और फिर आना, यानी कि बाद में आना। मेरी बात सुनकर वो उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अभी पहले की तरह काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली है। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकी। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं। इतने में देखा कि वो स्वयं ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम ली। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी। पैसा रहने दीजिए। जरा संभल कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है। मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा ले आया करता था। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, मतलब मुझे उसमें अपनी बच्ची दिखाई है। मेरी आंखें भर आई और इस बात को मैं भूल ही गया कि वो एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस की। तब मैं अनुभव करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वो भी एक बेटी का बाप है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। विवाह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारे मिनी शर्म के कारण सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो। उसे देखकर रहमत पहले तो सकपका गया। पहले से जैसी बातचीत करते उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही हो क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, इसलिए अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुनकर लज्जा से उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब काबुली के साथ साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मिनी के जाने के बाद रहमत एक गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में ये बात एक स्पष्ट हो गई कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई हो। इन 8 वर्षों में क्या हुआ होगा, कौन जाने। मैंने कुछ रुपयों के नोट निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत, तुम आज अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिली भी सुख पाई।
प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।